आइए साथियों, आज हम गुप्त वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। गुप्त वंश 275 से 550 ईस्वी तक भारत में शासन करता है। 230 ईस्वी में कुषाण सत्ता समाप्त होने के बाद 230 से 250 ईस्वी तक शक मुरंडों का शासन रहा तथा 250 से 275 के मध्य संघर्षकालीन स्थिति रही। 275 ईस्वी से श्रीगुप्त नामक व्यक्ति द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई। समुद्रगुप्त, जो कि एक महान गुप्त शासक है, ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त का पौत्र बताया। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने स्वयं को श्रीगुप्त से जोड़ने का प्रयास किया। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच नाम का गुप्त शासक हुआ। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। घटोत्कच के बाद 320 से 335 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल आता है। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र था। इसने महाराजा धीराज उपाधि धारण की, जो कि उस समय बड़े शासकों द्वारा धारण की जाती थी। लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह भी किया। 319 ईस्वी से चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया, जैसे ईस्वी सन, हिजरी संवत, विक्रम संवत आदि चलते हैं। इस प्रकार से गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में अगला शासक समुद्रगुप्त आता है। इनका शासनकाल 335 से 380 ईस्वी तक रहा। यह चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था, इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में शासक बने। इन्होंने शासन संभालने के बाद में दिग्विजय, एकीकरण व साम्राज्यवाद की नीति में विश्वास किया, अर्थात इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए दिग्विजय अभियान चलाया और आस पड़ोस के छोटे छोटे राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाया और साम्राज्य का विस्तार किया। इस प्रकार इन्होंने इस नीति का अनुकरण किया। इनके एक दरबारी कवि हुए हरिसेन। इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी। इसमें समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का विवरण लिखा हुआ है। इलाहाबाद प्रशस्ति पास ही सम्राट अशोक, जो कि मौर्य शासक है, इनका भी अभिलेख यहाँ उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियानों द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया और जितने भी प्रदेश जीते उनको 5 भागों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं। पहला प्रदेश है गंगा यमुना का दोआब। 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। पूर्वी हिमालय के प्रदेश। तीसरा, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के प्रदेश। चौथा, पूर्वी दक्कन व दक्षिण भारत के प्रदेश। 5वें, शक एवं कुषाण राज्य। इस प्रकार इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। समुद्रगुप्त के बारे में हमारे को इलाहाबाद प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने कभी युद्ध नहीं हारा। समुद्रगुप्त ने शक्तिशाली नौसेना बनाई तथा अपने पड़ोसियों से संबंध स्थापित किए। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया, जो अपने समय के प्रतिष्ठित शासक ही करवा सकते थे। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम उत्कीर्ण था। समुद्रगुप्त
संगीत में निपुण शासक था तथा उनको कविराज के उपनाम से जाना जाता था। इनके संगीत प्रेम प्रकाष्ठावर था। इनके सिक्कों पर भी वीणा बजाते हुए उत्कीर्ण किया गया है। समुद्रगुप्त स्वयं विष्णु का भक्त था तथा धर्म सहिष्णु शासक था। इन्होंने अन्य धर्मों के अनुयायियों को भी संरक्षण प्रदान किया। समुद्रगुप्त के बाद में उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है। इनका शासनकाल 380 से 400 ईस्वी तक है। ये समुद्रगुप्त के पुत्र है। इनका अन्य नाम देवराज है। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए विवाह संबंधों को महत्व प्रदान किया तथा अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से कर दिया। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त से उत्पन्न पुत्र शासक बना तथा प्रभावती गुप्त स्वयं उसकी संरक्षक बनी। समुद्रगुप्त ने पश्चिमी मालवा और गुजरात पर विजय प्राप्त की तथा उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक विजय पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों को हराने के बाद में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कुमारगुप्त महेंद्रादित्य शासक बनता है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। इनका शासनकाल 414 से 455 ईस्वी तक है। इनको नालंदा विश्वविद्यालय, जो अपने समय में शिक्षा का एक प्रतिष्ठित केंद्र था, की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। अर्थात इनको नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने अपना साम्राज्य सौराष्ट्र, जो आजकल महाराष्ट्र और गुजरात का इलाका है, यहाँ से बंगाल तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इनको अंतिम समय में पुष्यमित्र नामक सैनिक का सेनापति के विद्रोह का सामना करना पड़ा। कुमारगुप्त के बाद में नए शासक स्कंदगुप्त आते हैं। इनका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक है। इनके शासनकाल में मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का कार्य किया गया। इस काम की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख, जो रुद्रदामन का है, से मिलती है। इन्होंने मलेच्छों के रूप में कुख्यात हुणों से संघर्ष किया व विजय प्राप्त की। कुख्यात शब्द विख्यात का विलोम शब्द है। इसकी जानकारी भी हमारे को जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। अभी हम पढ़ेंगे गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। अर्थात गुप्त शासनकाल में भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का प्रचार प्रसार कैसे और कहाँ हुआ तथा स्थानीय निवासियों की सांस्कृतिक उन्नति किस प्रकार हुई। गुप्त वंश के शासक अर्थात जितने भी राजा थे, वो स्वयं अपने को वैदिक धर्म का अनुयायी मानते थे। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया तथा बौद्ध तथा जैन धर्म को प्रश्रय प्रदान किया। इनको भी संरक्षण दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी फायान की भारत यात्रा होती है। फायान
भारत की यात्रा करता है तथा चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रशंसा करते हुए उसके साम्राज्य के बारे में लिखता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य बहुत विशाल था तथा सुशासन था, अच्छा शासन था, शासन प्रशासन में अच्छी व्यवस्थाएं थी, अपराध बहुत कम होते थे, जनता से कर या टैक्स भी बहुत कम लिए जाते थे। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की चीनी यात्री फायान प्रशंसा करता है। गुप्त शासनकाल के दौरान राजभाषा संस्कृत हुआ करते थे, अर्थात इनका शासन संचालन की मुख्य भाषा संस्कृत थी। इसके बाद में गुप्त काल में कुछ विद्वान हुए हैं। सर्वप्रथम हम कालिदास के बारे में जानते हैं। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम नाटक लिखा तथा रघुवंश महाकाव्य की रचना की। मर्कटिकम इन्होंने शूद्रक नामक नाटक की रचना की। विशाखा दत्त इन्होंने मुद्रा राक्षस नामक नाटक की रक्षा की तथा अमर सिंह नाम से एक कोशकार भी प्रसिद्ध थे। गुप्त काल में रामायण, महाभारत तथा मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आया। मिस प्रिंट है, रूप यहाँ स्वरूप पढ़ेंगे। इस काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ, खगोलविद्य आर्यभट्ट, वराहमिहिर व ब्रह्मगुप्त थे। गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ भारत में तथा इसका ज्ञान आगे जाकर यूरोप पहुंचा तथा यूरोप वासियों को दशमलव प्रणाली की जानकारी हुई। इस प्रकार दशमलव प्रणाली का ज्ञान भारत से पूरे विश्व में फैला। वास्तुकला, चित्रकला व धातुकला के प्रमाण गुप्त काल में झांसी, कानपुर तथा अजंता से प्राप्त हुए हैं। दिल्ली से एक लौह स्तंभ के भी प्रमाण मिले हैं। नालंदा से बुद्ध की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है जो 80 फुट ऊंची है। सुल्तानगंज से भी बुद्ध की ताम्र मूर्ति मिली है जो 7.5 फीट ऊंची है। गुप्त काल में भारतीय समाज। गुप्त काल में भारत का समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। समाज में ब्राह्मण वर्ग का सर्वोच्च स्थान था। ब्राह्मण वर्ग का प्रमुख कर्तव्य अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ व दान था। ब्राह्मणों का प्रमुख कार्य था अध्ययन करना, अध्यापन करवाना तथा यज्ञों का संपादन करना और दान प्राप्त करना। समाज का दूसरा प्रमुख वर्ग क्षत्रिय था जो योद्धा के रूप में प्रसिद्ध था। क्षत्रिय वर्ग का प्रमुख कार्य राष्ट्र की रक्षा करना था तथा बदले में जनता से कर भी प्राप्त करते थे। समाज का तीसरा वर्ग वैश्य था। वैश्य वर्ग का प्रमुख कार्य व्यापार वाणिज्य का संचालन करना था। समाज का चौथा वर्ग शूद्र था। इसका प्रमुख कार्य ऊपर के 3 वर्गों की अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की सेवा करना कार्य था। इस प्रकार समाज के चौथे वर्ग को निम्न दृष्टि से देखा जाता था। गुप्त काल में समाज में स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान था।
धार्मिक कार्य में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। बिना पत्नी के कोई भी धार्मिक कार्य संपादन नहीं होता था। इस काल में स्त्री शिक्षा का भी प्रचलन था। महिलाएं घर पर तथा पाठशालाओं में शिक्षा प्राप्त करती थी। इस काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। समाज में 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी। स्वयंवर प्रथा का अर्थ होता है अपना वर स्वयं चुनना, अर्थात अपने जीवन साथी का चुनाव स्वतंत्र रूप से करना। इस काल में कुछ मिश्रित जातियां भी विद्यमान थी। मुर्दा, वशिक्त, कर्ण, अंबष्ट, पारक, कायस्थ आदि। पुरुष की संपत्ति पर पत्नी का प्रथम अधिकार माना जाता था उस समय जब पुरुष पुत्रहीन हो। पुत्रहीन पुरुष की संपत्ति पर पत्नी का प्रथम अधिकार माना जाता था। पुरुष प्रधान समाज था। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, शेष अगले वीडियो में। गुप्त वंश से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर है जो पाठ्य पुस्तक में पाठ्य अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 1, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त संवत किसने प्रारंभ किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि किस उपलक्ष्य में धारण की, अर्थात क्यों की? मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा? समुद्रगुप्त द्वारा विजित प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है, लिखो। धन्यवाद।